स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 7 का पार्ट 3 हमारी बदलती पृथ्वी। पिछला वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा था, इसलिए पार्ट 3 को पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में कर लेंगे। ये हमारा पार्ट सेकंड है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट फर्स्ट में, वो आप वीडियो देख लीजिए। अब हम पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्या पढ़ेंगे, समुद्री तरंग के कार्य। समुद्र देखा है, समुद्र में जो तरंगे होती हैं तो वो क्या क्या कार्य करती हैं वो हम समझेंगे। इसमें भी जो हम 3 पढ़ते थे, अपर्दन, निक्षेपण, ये काम में आएगा। समुद्री तरंग के कार्य देखते हैं। तो समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तलीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। अपर्दन क्या होता है, जैसे जल द्वारा, पवन द्वारा जो होता है, जहाँ पे होता है और वहाँ पर हास करता है अपर्दन से। और निक्षेपण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता है निक्षेपण द्वारा। तो समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण क्या करते हैं, तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। अब समुद्री तरंगें क्या करती हैं कि लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे क्या होती है, दरार विकसित होती है। अब दरार पहले तो छोटी सी होगी, फिर समय के साथ साथ क्या होता है कि ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। तो इनको क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। पहले तो ये समुद्री गुफा यहाँ पे बनाई है। समुद्री गुफा यहाँ पर पहले क्या होती है, छोटी होती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है, बड़ी और विकसित हो जाती है। ये मैंने कुछ गूगल से सर्च किया है। ये इमेज देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है, समुद्री गुफा। और अंदर से देखेंगे तो इतनी विशाल होती है कि अंदर से यहाँ पर मतलब नाव वाव निकल सकती है आराम से। अब ये क्या, इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल क्षति बचती है। जब इनका और विस्तार होगा और इनमें अपर्दन होगा तो ये क्या हो जाएंगी, केवल छत ही बचती है इनमें, और ये क्या, मेहराब बना लेती हैं। तो इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे क्या कहते हैं, तटीय मेहराब। तो ये मेहराब की आकृति जो हम इमारतों में देखते हैं हमारी, वो मेहराबी आकृति ये होती है, क्या बना लेती हैं, फिर तटीय मेहराब बना लेती हैं। फिर लगातार और अपर्दन होता गया उस चट्टान में, सैल में, तो लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देती है। जो वो मेहराब अपना बचता है उसको भी तोड़ देती हैं, और केवल क्या बचती हैं, दीवारें बचती हैं। और दीवार जैसी इन आकृतियों को क्या कहते हैं, ये है स्टैक। इसको कहते हैं स्टैक। तो पहले समुद्री गुफा बनाएंगी, गुफा के अंदर केवल जब छत बस बचेगा, मेहराब जैसा आकृति बचेगी तो उसको कहेंगे तटीय मेहराब। और छत जब टूटकर केवल दीवारें बचेंगी तो उनको कहेंगे स्टैक। तो समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ पढ़ ली हमने। अब हम पढ़ेंगे कि हिमानी, जो हिमनद होती है, उनके क्या क्या कार्य हैं। तो हिमनद या हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। जिस प्रकार हमने नदियाँ देखी हैं, जैसे गंगा, यमुना, मध्य प्रदेश की नर्मदा, चंबल, कैन, उसी तरह हिमनद भी क्या होती है, हिमानी, मतलब बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। ये क्या होती हैं, बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिमनद क्या हो, हिमनद अपने नीचे जो कठोर चट्टानों से क्या करती है, गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं। हिमनद क्या करती हैं, जो इनके नीचे कठोर चट्टान होती हैं, तो कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को क्या कर देती हैं, अपरदित कर देती हैं। और जो गोलाश्मी मिट्टी रहती है एवं पत्थरों से क्या होता है, जो नीचे का भूदृश्य है उसका अपरदन करती हैं, गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से अपरदन करती हैं। फिर हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। गर्त क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं। और फिर जब ये बर्फ़ पिघलती है तो उसमें क्या होता है, जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। तो हिमनद क्या करती है, जैसे हिमनद है, हिमनद यहाँ पर एक कठोर चट्टान है, तो इसका क्या करेगी, अपरदन करेगी। और जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, एक आकृति लेते हैं और आकृति लेके समझेंगे। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, ये एक स्थल आकृति है और यहाँ पर ये स्थलाकृति बना दी अपन ने। तो यहाँ पर बर्फ़ क्या करेगी, पहले तो जैसे ये कठोर चट्टान है, कठोर चट्टान से क्या करेगी बर्फ़, 1 मिनट,
कठोर चट्टान से क्या करेगी, पहले जो गोलास में मिट्टी है उससे ऐसे अपर्दन करेगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो ये अपर्दन किया है गहरे गर्त का निर्माण करती जाती है, ये ऐसे गर्त बनाती जाती है। और फिर जब ये गर्त क्या होता है, यहाँ पर अभी तो हिमानी भरी है, मतलब कि हिम भरी है, पर जैसे ही ये क्या होती है जल में बदल जाती है तो एक झील का निर्माण कर लेती है, जो ये बर्फ़, तो ये क्या हो गई, सुंदर झील का निर्माण कर लेती है, तो हिमानी झील हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, तो हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल लाती है, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, ये निक्षेप क्या कहलाते हैं, हिमानी हिमोड़, तो ये हिमानी हिमोड़ कहलाते हैं। हिमोड़ है और क्या हो जाती है, हिमनद निर्मित झील, हिमनद द्वारा दो चीज़ों का निर्माण होता है, ये हिमानी के क्या कार्य होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे पवन के कार्य है। तो आपने रेगिस्तान देखा है, देखो पवन द्वारा जो भी आकृति निर्मित होगी वो रेगिस्तान में ही होगी, इसलिए यहाँ पर ये लिखा है। क्या आपने रेगिस्तान देखा है, बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। बालू टिब्बा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो इसीलिए कह रहे हैं बालू टिब्बे। रेगिस्तान में क्या होता है, पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में अपर्दन और निक्षेपण किसके द्वारा होता है, तो पवन द्वारा होता है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार की सैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहा जाता है। छत्रक सैल कहाँ है, ये है छत्रक सैल। छत्रक सैल के बारे में क्या बोला है इन्होंने, कि पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं। तो ऐसी सैल के ये जो आधार है, ये तो देखिए आधार क्या है, संकीर्ण है, मतलब कि पतले हैं, जबकि इनका ये शिखर देखिएगा तो शिखर क्या है, विस्तृत है। इसे क्या कहते हैं, छत्रक। ये छत्ते जैसी आकृति रहती है, इसीलिए छत्रक, मशरूम जैसी आकृति रहती है। गूगल में सर्च कीजिएगा, बहुत सारे छत्रक आएंगे, तो देखेंगे कि मशरूम के जैसी आकृति होगी इस तरीके। ये संकीर्ण, निचला भाग संकीर्ण और ऊपरी भाग क्या होता है, विस्तृत होता है। शीर्ष क्या होता है, विस्तृत होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, छत्रक सैल। अब पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इनको क्या कहलाते हैं, बालू टिब्बा कहते हैं। पवन जब चलती है तो अपने साथ बालू को उड़ा के ले जाती है, फिर जहाँ रुकती है वहाँ पर एक पर्वतनुमा आकृति बनती है, तो उसको क्या कहते हैं, ये जो पर्वतनुमा आकृतियाँ दिख रही हैं इनको कहेंगे बालू टिब्बा। तो पवन द्वारा देखे दो चीज़ों का निर्माण करती है पवन, एक तो हो गई छत्रक सैल और एक होती है बालू टिब्बा। तो बालू टिब्बा, तो होप सो आप ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक और है, जब बालू महीन एवं हल्के जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। क्या होता है, जैसे बालू के अगर कण भारी है तो वहीं गिर जाएंगे, लेकिन बालू के कण अगर छोटे छोटे हैं तो वो पवन अपने साथ ले जाएगी और पूरे क्षेत्र में विस्तृत कर देगी, तो उसे क्या कहा जाता है, लोयस। और चीन में एक है लोयस का मैदान, जो कि पूरा बालू से बना हुआ है। तो अगर मैचिंग या टिक द करेक्ट ऑप्शन में आती है तो आकृति आपको याद रखनी है कि बालू टिब्बा का निर्माण पवन द्वारा होता है, छत्रक शिला का निर्माण पवन द्वारा, लोयस का निर्माण पवन द्वारा। और जितनी भी आकृतियाँ पढ़ी हैं, जैसे कि हिमनद में पढ़ी है हिमोड़। हिमोड़ का एक और बात समझिए, जैसे क्या होता है, नदी जो बहा कर ले जाती है उनको अपन जलोढ़ कहते हैं, जलोढ़ मृदा पढ़ी होगी। उसी प्रकार जो हिमनद बहा कर ले जाती है छोटे छोटे सैल या रेत के कण, उनको हिमोड़ कहा जाता है। और नदी के कार्य भी पढ़े थे, नदी द्वारा जैसे जलप्रपात का निर्माण होता है, विसर्प का निर्माण करती है, चाप झील का निर्माण करती है, बाढ़ग्रस्त मैदान, तटबंध, तो ये सारी आकृतियाँ याद रखनी है। होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। दोनों पार्ट देखिए, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच। आप चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी एक्स्ट्रा ऐड करना हो वो बताइएगा।
कमेंट सेक्शन में, तो मैं ऐड करूँगी। थैंक यू सो मच।